Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this is for database management system. तो इस क्लास में जो है वो हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे एज पर योर सिलेबस. चलिए स्टार्ट करने से पहले एक दो बात बता देता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग मैसेज करते हैं 1-to-1 में भी, चैनल पे भी, कि पूरा करा दीजिए. पता नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अभी आपका फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट था और एग्ज़ाम है 12th को ना, आप लोगों का 12th ऑफ सितंबर. तो टेक्निकली हमारे पास 10 दिन है, 10 प्लस नहीं, 10 ही दिन समझो. तो 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना तो समथिंग लाइक इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल आई विल से. तो ठीक है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे. तो मैं ट्राई करूँगा कि 200 क्वेश्चंस के आसपास ना मैं पर डे कराऊँ डिफरेंट सब्जेक्ट से. तो डेटाबेस में हमने इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है, तो अभी 150 प्लस करेंगे. इसके बाद एक क्लास और यदि मैं 100 प्लस क्वेश्चन यदि कवर करता हूँ तो इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो 100 कब होगा, क्योंकि मैं DBMS के अभी बाद ना OS स्टार्ट करूँगा, फिर नेटवर्किंग. तो आज कौन सा दिन है? आज मान लीजिए 31 ऑफ अगस्त है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे. तो 31 को कंप्यूटर का ये DBMS का 2 पार्ट जाएगा. 75 कर लेते हैं, बहुत टाइम लगेगा इसमें. उसके बाद हम लोग फर्स्ट को करेंगे OS, इसी तरह फिर सेकंड को हम लोग कर लेंगे नेटवर्किंग. ऐसा कर करके देखते हैं मैं कितना कर पाता हूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी सब्जेक्ट है ना सभी से 200 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊँ. ठीक है. और एक बात मैं और बोलूँगा, मैं फिलोसफर तो नहीं हूँ, जो खुद के बारे में सोचता हूँ वही आप लोगों के बारे में भी सोचता हूँ. कि बोलते हैं ना कि इट इज़ नॉट ओवर टिल या अनटिल इट इज़ ओवर. मतलब बोलते हैं ना कि इट इज़, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, पढ़ पाओगे आप लोग. फिर क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे. इट इज़ नॉट ओवर अनटिल इट इज़ ओवर, है ना. तो अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं हुआ है. तो अभी ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा 10 दिन में पूरा सिलेबस. कैसे होगा? नेट का सिलेबस या गेट का सिलेबस दे रखा है, कर ही नहीं पाएंगे. तो ऐसा नहीं है. मान के चलिए कि मैं मान के चलता हूँ कि 60% चाहिए. थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना करके, कुछ आप पढ़े भी होगे, कुछ पहले से भी आता होगा. और ये 12 दिन जो है ना, मतलब 10-11 दिन जो भी है ना, उसको 11 महीने की तरह करके पढ़ो. थोड़ा सा भी टाइम ख़राब नहीं करना है. जो भी टाइम है ना, पूरा रात दिन लगाना है इसमें, ठीक है. और उसके बाद जो है वो जो आपके हाथ में नहीं है उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक है. और एग्ज़ाम में होगा ही होगा. यदि किसी का होगा तो आपका भी होगा ना, क्यों नहीं होगा. ठीक है. चलिए, फिलॉसफी बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ अ DBMS इन टर्म्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी. यदि हम डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंट एडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल. नीचे में ही मैं आंसर भी लिख दिया हूँ इस बार, आप लोगों को इशू नहीं हो, वहीं पे देखो, वहीं पे कर लो. ये PDF जो है गीकी बैंकर जो अपना ऐप है ना, उसमें मैं डाल दूंगा. ये अब जब आप पढ़ोगे ना तो डाला हुआ रहेगा ये पहले से, ठीक है. देख लेना. मतलब ये जो मैं PDF अभी सब्जेक्ट वाइज डालूंगा ना, उसका मैं बहुत ही मिनिमम कुछ प्राइस रखा हुआ हूँ, शायद 100 से भी कम ही कुछ होगा, ठीक है. क्योंकि जो बनाते हैं ये PDF या क्वेश्चन जो बनाता है तो फिर उसको कुछ पे करना पड़ता है, तो इसलिए उतना भी रखा हूँ, नहीं तो नहीं रखता, मुझे बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो चलिए, इसको मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे ले लेना, ठीक है. नेक्स्ट, तो सेंट्रलाइज. विच कंपोनेंट ऑफ DBMS इंश्योर्स दैट मल्टीपल चेंजेस टू द डेटाबेस आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्क. जो मल्टीपल चेंजेस आप करते हो, ठीक है, उसको सिंगल यूनिट ऑफ वर्क में ट्रीट हो. तो ये कौन इंश्योर करता है? तो ये करता है ट्रांजेक्शन मैनेजर. ये ट्रांजेक्शन मैनेजर करता है, ठीक है. मल्टीपल चेंजेस टू द डेटाबेस आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्क, तो ट्रांजेक्शन मैनेजर, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्या कि विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इन अ डेटाबेस टू आंसर कम्प्लेक्स क्वेरीज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेटा इंटीग्रेशन. इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा इंटीग्रेशन.
which term refers to the process of combining data from multiple tables in a database to answer complex queries, तो data integration। ठीक है, ये आंसर भी है आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ फाइल बेस्ड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, देखिए सेंट्रलाइज डेटा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीज़ यदि आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करें तो कुछ आपका एक घर में होगा, कुछ दूसरे घर में, ऑफिस मतलब ऑफिस में भी तो यही ना होता है, कुछ एक किसी के ड्रॉर में है, कोई दूसरे अलमीरा में रख रखा है। ठीक है, कोई विलेज लेवल पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हमें नहीं पता कहाँ पे कौन है, तो सेंट्रलाइज तो है नहीं। चलिए इतना डिस्कस नहीं करते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर है हमारा डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा फाइल्स। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता था, बहुतों में होता है लेकिन बहुतों में नहीं भी होता है। लेकिन चूंकि DBMS आने के बाद क्या है कि सारा का सारा टेबल में डेटा होता है। ठीक है, तो कोई भी जिसको भी प्रिविलेज है, चाहे वो छोटा से छोटा वर्कर हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, सब देख सकता है। ठीक है, फिफ्थ, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ DBMS क्वेरी लैंग्वेज। DBMS क्वेरी लैंग्वेज का जो है वो ये प्राइमरी पर्पस क्या है, तो प्राइमरी पर्पस इसका है टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, DBMS क्वेरी लैंग्वेज जैसे SQL है। ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, डिफाइन भी करते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं ना। मैनिपुलेशन मतलब अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच आस्पेक्ट ऑफ DBMS अलाउज फॉर द डिवीजन ऑफ अ डेटा इनटू टेबल्स टू अचीव इफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में हम डालते हैं ना, नॉर्मलाइज होते होते क्या होता है, जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा डेटाबेस में। ठीक है, रिलेशनल का तो यही मतलब है कि आप अलग अलग इसको करते चले जाएंगे, अलग अलग टेबल बनता चला जाएगा और हर टेबल एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा फॉरेन की के द्वारा, या फिर जो भी रिलेशन जैसे भी इंप्लीमेंट करो वो आपस में रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्या है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ presenting a simplified view of the data to users in a DBMS। ये हो जाएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए डेटाबेस में ही आप लिखते हैं, मान लीजिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल आपका यूज़र है, मान लीजिए आप लोग लिखते हो, आपको दे देता है सारा यूज़र निकाल के दे दिया, जितना भी यूज़र है, लिमिट लगा दिया कि 10, तो 10 ही रो देगा। लेकिन अंदर में वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो आपको नहीं ना पता है। ठीक है, आपको बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाएगा, आपको बस आप जो मांगे वो आपको मिल गया। ठीक है, तो ये जो टर्म होता है प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ डेटा टू यूजर, तो ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, what is a significant disadvantages of using a traditional file based system for managing data। यदि आप पुराना वाला फाइल सिस्टम यूज करो, DBMS जो आजकल यूज हो रहा है उसको छोड़ करके, तो सबसे बड़ा इशू क्या हो जाएगा कि कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच कॉम्पोनेंट ऑफ DBMS हैंडल्स द ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल क्वेरीज इनटू एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लान्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेरी ऑप्टिमाइजर होता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ DBMS हैंडल्स द ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल क्वेरी इनटू एफिशिएंट। देखिए होता क्या है कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, C में लिखो, C++ में लिखो, जावा में लिखो, तो जो कंपाइलर वाला है, मान लीजिए C++, तो कंपाइलर उसको क्या करता है, आप तो इंग्लिश टाइप में लिखते हो ना, फॉर i = 0, i < 10। ठीक है, i++ कुछ चलाया, कुछ लिखा, तो आपने तो लिखा। अब क्या होता है कि जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो इसको ना इंस्ट्रक्शन में ब्रेक कर देता है। तो इसी तरह जब आप कम्प्लेक्स क्वेरी कुछ देते हो डेटाबेस को, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजर उसको जो है वो एग्जीक्यूशन प्लान्स में चेंज करता है या एग्जीक्यूटेबल बनाता है। समझने के लिए आप ये कर सकते हो। तो ये क्या है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ अ फाइल बेस्ड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर कॉस्ट। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फाइल सिस्टम यदि यूज़ करेंगे तो एक अलमारी खरीद लो 10-5 हज़ार का, फाइल उसमें रख दे रहो, कोई इशू ही नहीं है। अभी भी बहुत सारा गवर्नमेंट, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उपक्रम सब, जो गाँव में भी काम करता है, ठीक है, या बहुत शहर में जिनकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, तो वहाँ पर आपको अभी भी वही मिलेगा, दफ्तर वाला माहौल। ठीक है, लेकिन अब प्राइवेट वाला आप देखोगे तो बहुत अच्छा है वहाँ पे।
ठीक है। तो हार्डवेयर कॉस्ट से यदि हम करें तो हार्डवेयर कॉस्ट नहीं था ना, हार्डवेयर कॉस्ट कुछ था ही नहीं। अब मान लो यदि उसी फाइल सिस्टम को यदि हम रिप्लेस करें DBMS से, तो आपको तो बहुत पैसा नहीं लग जाएगा, तो बहुत पैसा आपको लगेगा। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। यदि आप फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं तो हार्डवेयर कॉस्ट कुछ लगेगा ही नहीं। मैंने बोला ना कि अलमीरा यदि आपको लेना है या कोई रैक वैक बनवाना है, बहुत कम पैसे में 10-5 हज़ार में बन जाएगा। लेकिन यदि यही DBMS में करोगे तो एक एक सर्वर करोड़ का आता है ना, उसको बनाने के लिए। तो हार्डवेयर कॉस्ट तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वही बात है कि आप मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल ही रह जाओगे। ठीक है, आप नया जो भी चीज़ है उसको अडॉप्ट कर नहीं पाओगे। DBMS यूज़ नहीं करोगे तो एक टाइम में आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, what does a DBMS provide to ensure that transactions are executed in a way that maintains data integrity? यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि DBMS ऐसा क्या प्रोवाइड करता है जो इंश्योर ये करता है, ठीक है, कि जब भी आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है तो डेटा इंटीग्रिटी बना रहे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, कंकरेंसी कंट्रोल में क्या है कि मल्टीपल टास्क जब रन कर रहा है ना, तो मान लीजिए हर टास्क इंडिपेंडेंटली रन करे, और ऐसा ना हो कि हमारा डेटाबेस को कोई इसमें से एक टास्क भी जो है वो मान लीजिए एक दूसरे को इंटरफेयर करेगा, तो जो डेटा ये मॉडिफाइड कर रहा था, ये जो डेटा ये मॉडिफाई कर रहा था, एक दूसरे को यदि इंटरफेयर करेगा तो इनकंसिस्टेंट स्टेट में आपका डेटाबेस चला जाएगा। तो ये जो है कि ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अ वे दैट मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी, तो कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट, which advantage of DBMS ensures that data is consistent across the system? DBMS, what advantage of DBMS ensures that data is consistent across the system? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि डेटा आपका जो है वो कंप्लीट रहे, ठीक है, एक्यूरेट रहे। ठीक है, तो ये बोलते हैं which advantage of DBMS ensures that data is consistent across the system, data integrity. Which advantage of DBMS reduces the chances of data duplication and inconsistencies? तो डेटा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में यही होता है ना, इनकन्सिस्टेंसीज को हटाया जाता है। अब मान लीजिए कि जब मैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ाऊंगा, पता नहीं इस बार तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे आया था। आप इतना समझ लीजिए कि कंसिस्टेंसीज को, रिडंडेंसी को, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही है ना डेटा को स्ट्रक्चर बनाना, रिट्रीवल आसान हो, आराम से आप जो डेटा चाहिए आपको मिल सके। ठीक है, कम टाइम में, स्पेस भी कम हो, ठीक है, फेचिंग टाइम भी कम लगे, तो ये सब करते हैं। तो जो डेटा को हम डुप्लीकेट डेटा को रिड्यूस करते हैं, इनकन्सिस्टेंसीज को हटाते हैं, तो दैट इज डाटा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ड्रॉबैक ऑफ DBMS रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैशेज अफेक्टिंग द इंटायर सिस्टम। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिस्टम फेलियर। विच ड्रॉबैक ऑफ DBMS का ऐसा कौन सा ड्रॉबैक है जो क्या करता है ये सिस्टम क्रैशेज के पॉसिबिलिटी को बताता है, ठीक है, जिससे आपका इंटायर डेटाबेस अफेक्ट हो सकता है। तो सिस्टम फेलियर हो सकता है, मैकेनिकल मतलब मशीन ही तो है एट द एंड ऑफ द डे, तो इशू तो हो ही सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है which term describe a situation where a failure in one part of DBMS affect the other part? ठीक है, तो अदर पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा कपलिंग। ठीक है, ये आपने यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोहेसन और कपलिंग पढ़ा होगा, जैसे हम लोग तो अभी DBMS पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कपलिंग क्या होता था। कपलिंग यही ना होता था कि दो मॉड्यूल्स के बीच में जो रिलेशनशिप का डिग्री है, कितना ज़्यादा एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे कपलिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, DBMS में भी मान लीजिए कि ये आपका DBMS है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अब इसमें कोई एरर आ गया, यदि ये इसको भी इफेक्ट कर रहा है, तो यही ना है कि इसका मतलब ये भी इस पर इफेक्ट है। मतलब यदि इसमें मान लीजिए, रुकिए ये थोड़ा पतला वाला लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब यदि 1 में इशू आ जाता है, 2 भी इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 वाज समहाउ डिपेंडेंट ऑन 1 ना। ठीक है, या 4 में भी इशू आता है तो 4 इसका मतलब भी 1 पे डिपेंडेंट था, तो इसको हम लोग बोलेंगे कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, कोहेशन और कपलिंग आप पढ़े होंगे यदि याद होगा। तो कोहेशन क्या होता था कि
कोहेशन होता था क्या कि किसी मॉड्यूल के इनसाइड में जो कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप होता था, और कपलिंग होता था जो दो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के बीच में, मॉड्यूल के इनसाइड में कोहेशन और दो मॉड्यूल के बीच में कपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि मान लीजिए दूसरा इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कपलिंग है, डिपेंडेंट है वो। ठीक है, तो डेटा कपलिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ DBMS इन टर्म्स ऑफ इनिशियल सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो देखिए DBMS में मैंने बोला ना कि DBMS यदि आपको इम्प्लीमेंट करना है तो एक सर्वर लेना पड़ेगा, सर्वर तो लेंगे ना, सर्वर यदि लेंगे तो अच्छा लेना पड़ेगा। आज के टाइम में तो एटलीस्ट आपको रेड कॉन्फ़िगरेशन तो लेना ही पड़ेगा, एक रैक सर्वर लोगे। ठीक है, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा लोगे। ठीक है, तो अच्छा लोगे तो फिर ये करोड़ों का कॉस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर कॉस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हायर कॉस्ट। नेक्स्ट, which advantage of DBMS ensures that data is stored in a consistent and organized manner। तो consistent या organized manner में डेटा है, क्या हो जाएगा हम सब जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, what term describe the process of restructuring a database to minimize redundancy and improve efficiency। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये सब नॉर्मलाइजेशन से ये सब फायदा है। Which advantage DBMS allow for easier backup and recovery of data। तो डेटा बैकअप में पता है दो बैकअप होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं एग्जांपल बैंक का लूँगा। ठीक है, तो बैंक में क्या होता है, जो डे टू डे में काम होता है ना, तो एक सर्वर पे जो है वो स्टोर हो रहा है। साथ ही साथ क्या होता है कि एक DR सर्वर होता है, डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, BC सर्वर भी बोल सकते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। तो यहाँ पे बैकअप बनता रहता है। तो मान लीजिए कि 31 अगस्त को यदि वो इस पे मेन सर्वर पे काम कर रहा है तो हो सकता है वो 1 सितंबर को DR पे शिफ्ट कर दे। ठीक है, कि चेक करने के लिए कि डेटा सही से बैकअप हो रहा था कि नहीं। ठीक है, तो और एक ऑफलाइन बैकअप भी होता है। ठीक है, वो कहीं नेटवर्क से नहीं रहता है कनेक्टेड, ऑफलाइन बैकअप भी होता है। तो ये जो है विच एडवांटेजेज ऑफ DBMS अलाउज फॉर ईजियर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा, तो ये होता है डेटा बैकअप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ DBMS इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। तो देखिए होता क्या है कि DBMS में क्वेरी चलाना है। ठीक है, क्वेरी तो आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगा तो DBMS कैसे करेगा, कोई ना कोई तो उसको नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे होता है ना कि DB होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, DBA। तो DBA थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो स्किल रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, यदि नहीं है तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, DBMS यूज़ करना है तो आपके पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, या स्किल्ड लोग होना चाहिए। आपके पास नहीं हो, आपके पास लोग होंगे तो काम हो जाएगा आपका। What term describe the property of DBMS that ensure data is accurate and reliable। तो ये हम सब जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्या है, which advantage of DBMS ensures that data modification are performed in a controlled manner। तो ये कंट्रोल्ड मैनर में हुआ है, ये हो जाएगा डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा डेटा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्या है क्या कि विच ड्रॉबैक ऑफ DBMS रेफर्स टू द पोटेंशियल फॉर कम्प्लेक्स क्वेरीज टू रिजल्ट इन अ स्लोअर परफॉर्मेंस। देखिए ये हमारा क्या बता रहा है कि ये मान लीजिए यदि हम DBMS को कम्प्लेक्स क्वेरी दे देंगे, ठीक है, तो वो स्लो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्वेरी ओवरहेड। इस टर्म को क्या बोलते हैं, क्वेरी ओवरहेड। मतलब क्वेरी जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स है। ठीक है, कम्प्लेक्स क्वेरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्वेरी ओवरहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा विच ड्रॉबैक ऑफ DBMS इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा बिकमिंग आउटडेटेड ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड डिलेज, सिंक्रोनाइजेशन डिले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा ऑब्सोलेंस। ठीक है, देन ऑब्सोलीट हो जाता है टाइम के साथ। यदि आप भी नहीं पढ़ोगे तो टाइम के साथ आप भी तो ऑब्सोलीट हो जाओगे ना। ठीक है, आप भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। एक कहावत है ना कि इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। आप मान लीजिए पढ़ो लिखो नहीं, कुछ मत करो, लेकिन समय तो आगे बढ़ रहा ना, आपके कॉम्पिटिटर तो पढ़ ही रहे होंगे ना। ठीक है, तो आप ऐसे ही पीछे हो जाओगे उनसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25
what term describes a situation where a DBMS experiences degraded performance under heavy workload? तो heavy workload में क्या हो जाएगा इसका आंसर? यदि ये heavy workload है तो system bottlenecks, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि विच एडवांटेज ऑफ DBMS allows फॉर इम्प्रूव डेटा अवेलेबिलिटी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम फेलियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डेटा रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि सिस्टम फेल हो गया, डेटा क्रैश हो गया, हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसको रेप्लिकेट करके रखते हैं ना। हम मैं जो भी बोल रहा था, ऑफलाइन आप बैकअप रखते हैं, DR सर्वर में आपका बैकअप रहता है, और जो मेन सर्वर है वहाँ तो रहता ही है। तो डेटा रेप्लिकेशन रहता ही, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बना के रखना, कॉपी बना के तो रखते ही हो ना, ठीक है। नेक्स्ट 27th में क्या है? व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट ड्यूरिंग अपडेट। यदि आप अपडेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, डेटा ये रहे, तो ये भी डेटा इंटीग्रिटी ही होगा, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी कंप्लीट रहे, एक्यूरेट रहे, ठीक है। विच एडवांटेज ऑफ DBMS allows फॉर ईजियर डेटा बैकअप एंड रिस्टोरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? डेटा रिकवरी। लग रहा है ये वाला भी ना हम लोग पढ़े थे ऊपर में, शायद ये ना डुप्लीकेट हो गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट, विच टर्म डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर फेलियर इन वन पार्ट ऑफ DBMS अफेक्ट। ये डेटा कपलिंग, मुझे लग रहा है ना ये शायद 1-2 पेज ये हो गया है, ये भी हम लोग पढ़ रखे थे। अब क्या कि विच ड्रॉबैक ऑफ DBMS refers टू द पोटेंशियल डिफिकल्टी इन रिकवरिंग डेटा आफ्टर अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर। कैटास्ट्रोफिक फेलियर के टाइम में यदि हम नहीं कर पाते तो ये क्या होता है? डेटा रिकवरी चैलेंजेज। ये तो है ना कि मान लीजिए कैटास्ट्रोफिक फेलियर मतलब कि कुछ बहुत बड़ा कुछ इशू आ गया सिस्टम में, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस टाइम में जो है हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में मतलब जो आपको इश्यू होगा डेटा रिकवरी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिकवरी चैलेंजेस। विच एडवांटेज ऑफ DBMS इंश्योर्स दैट डेटा इज स्टोर्ड इन एन इफिशिएंट एंड नॉन रिडंडेंट मैनर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा नॉर्मलाइजेशन। देखिए डेटा के स्टोर से रिलेटेड हो, रिडंडेंसी से रिलेटेड हो, या आप एक्सेस से रिलेटेड हो, तो नॉर्मलाइजेशन में इसी इशू को ना सॉल्व करते हैं। ये हो गया डाटा नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? व्हाट टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में जो डेटा को ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर्ड करते हो, ठीक है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं डेटा मॉडलिंग करना। डेटा मॉडलिंग आप लोग भी जब प्रोजेक्ट बनाते हो, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलता है, आप कहते हो अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, चलो एक बुक हो जाएगा। अब बुक का क्या क्या एट्रीब्यूट होगा? नेम होगा, ऑथर होगा, ऐसे करके करते हो। फिर अच्छा बुक भी होगा, सब्जेक्ट भी हो सकता है एक टेबल, ठीक है, एक किस सब्जेक्ट का कौन सा बुक है, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो स्टूडेंट भी हो सकता है, लाइब्रेरी में कौन कौन स्टूडेंट इनरोल्ड है, मतलब तो ये जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ ही नहीं ये सब बनेगा। एंटिटी मतलब इसका अलग अलग टेबल बनेगा, रिलेशन भी बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं, एंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब ये सब पूरा जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो यही तो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग करते हैं ना कि अभी जैसे बुक ही है, अब बुक का क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा, किस टाइप का डेटा रखना है उसमें, ठीक है, स्ट्रिंग, इंटीजर, तो ये हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस दिस इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग, कि डेटा को डेटाबेस में कैसे रखना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उस एट्रीब्यूट्स का टाइप क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डेटा मॉडलिंग। नेक्स्ट आइए, अब क्या है, व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द रिलेशनशिप मॉडल। तो रिलेशनशिप मॉडल में देखिए, रिलेशनशिप मॉडल की जब भी हम बात करते हैं, देखिए अच्छे से रिलेशनल मॉडल की जब भी हम बात करते हैं, तो रिलेशनल मॉडल मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना RDBMS, रिलेशनल DBMS, रिलेशनल डेटा DBMS मतलब क्या, देखो रिलेशनल मतलब क्या, रिलेशन मतलब टेबल मतलब मान लीजिए मैं कल ना एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि एम्प्लॉय हो गया और एक डिपार्टमेंट हो गया, दे रहा था मैं इसका कि मान लीजिए 1 2 3, थोड़ा सा पतला वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और ये A है, B है, C है, और डिपार्टमेंट टेबल में भी ले लेता हूँ, मान लीजिए 4 5 6 या 40 50 60, डिपार्टमेंट X है, Y है, Z है। अब यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं कॉलम, जो अब A है, A एम्प्लॉय काम करता है मान लीजिए 40 नंबर डिपार्टमेंट में, ये 50 में, ये 60 में।
करता है ना। अब देखो कि रिलेशन जब भी हम लगाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर यदि हम बात करें कि देखिए 33 में यदि हमको पूछेगा बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, टपल। टपल मतलब जानते हो क्या होता है? टपल मतलब होता है रो, एट्रीब्यूट मतलब होता है कॉलम, ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब होता है कॉलम। यदि हमें ये पूछे कि मेन कंपोनेंट क्या है, आप अच्छे से समझो इसको, थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। यदि हमको कोई बोले कि मेन कंपोनेंट क्या है, तो मेन कंपोनेंट बोलेगा तो हम एंटिटी बोलेंगे, भाई यही तो है, ये जो है हमारा ये जो टेबल है यही तो सब कुछ है। लेकिन यदि बेसिक कंपोनेंट की बात करेगा तो बेसिक कंपोनेंट में क्या होता है, तो हम टपल बोलेंगे, रो ही तो है, ये बढ़ता जाता है, इंसर्ट करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, यहाँ भी बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं बेसिक कंपोनेंट टेबल। और यदि मेन कंपोनेंट रहता तो हम देते एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, विच टर्म रेफर्स टू द टेबल इन अ रिलेशनल डेटा। टेबल को क्या बोलते हैं? टेबल को बोलते हैं एंटिटी, अभी बताया था ना। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर उससे भी जो मतलब और ज़्यादा सुटेबल है तो वो होता है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, देखिए हम अभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का कुछ टाइम पहले मान लीजिए मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो मैंने बोला कि बुक एक एंटिटी होगा, उसके बाद मैंने बोला था स्कूल या कॉलेज जो भी है आपका, जो इंस्टीट्यूशन है वो एक एंटिटी होगा, स्टूडेंट एक एंटिटी होगा। जब इस बुक को आप मॉडल करोगे तो इसका क्या बनेगा, बुक का एक टेबल बनाओगे ना, इसका एट्रीब्यूट के साथ बनाओगे, ठीक है। बुक का आईडी हो सकता है, बुक का नेम हो सकता है, बुक का ऑथर हो सकता है, बुक का पब्लिशिंग ईयर हो सकता है, सब्जेक्ट किसका है वो हो सकता है। तब इसको बोलेंगे हम रिलेशन। जब एंटिटी को मॉडल करते हो टेबल में तो वो हो जाता है रिलेशन, तो हम लोग टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। किसको इसमें इश्यू रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एंटिटी का ही ना मॉडलिंग करते हैं। एंटिटी मतलब एक्टर, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, मान लो हम बोले क्या कि एक ना तुम बनाओ चैट करने का एक एप्लीकेशन बनाओ, तो आप सोचोगे अच्छा चैट करने का एप्लीकेशन बनाना है, अच्छा चैट 2 लोग करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए सेंडर रिसीवर हो गया, तो आप एक सेंडर हो गया एक रिसीवर हो गया, तो पहले तो ये एंटिटी है, एक एंटिटी ये। अब सेंडर को आप मॉडलिंग करोगे ना, मॉडलिंग मतलब डेटा में सेंडर का क्या क्या हो सकता है, सेंडर का आईडी हो जाएगा, सेंडर का नाम हो सकता है, सेंडर का ईमेल हो सकता है, सेंडर का मैसेज हो सकता है, मॉडल करोगे। तो इसी तरह है कि टेबल को क्या बोलते हैं, तो रिलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ रिलेशन इज ऑल्सो नॉन एज। रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिलेशन को बोलते हैं टेबल, ठीक है, रिलेशन को बोलते हैं टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा इन द रिलेशनल मॉडल। तो ये हो जाएगा कॉलम। स्ट्रक्चर क्यों बोला, देखिए कॉलम क्यों बोला, देखिए मान लीजिए कि हम लोग ना बुक की बात कर रहे थे अभी, तो बुक का ना एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम मतलब एट्रीब्यूट होता है, रोज मतलब टपल होता है, ठीक है ना। तो बुक का एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, तो बुक का एट्रीब्यूट हो सकता है, एट्रीब्यूट मतलब बुक से क्या क्या, बुक को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बुक का एक आईडी हो जाएगा, बुक का एक नाम हो जाएगा, बुक का किस सब्जेक्ट का है वो हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा और पब्लिशिंग ईयर हो जाएगा। मान लीजिए ये इतना एट्रीब्यूट हो गया। तो जब आप बुक का टेबल बनाओगे तो टेबल में कॉलम क्या क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा जो ये एट्रीब्यूट थे वही ना कॉलम हो जाएगा, आईडी, नेम, सब्जेक्ट, ऑथर, पब्लिशिंग ईयर, ऐसा कुछ होगा। तो बुक का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हुआ, तो इसी कॉलम से हुआ ना, जो जो उसका एट्रीब्यूट था उसी से हुआ ना, ठीक है। तो ये कॉलम जो है कॉलम से हो रहा है। आप बोलोगे जो कॉलम एट्रीब्यूट एक ही है तो आप कॉलम क्यों लिए हो, तो देखिए टेबल के केस में क्या होता है, जब बुक का ना हम बुक का बात कर रहे हैं ये एट्रीब्यूट है, लेकिन जब हम उसको मॉडलिंग करके ला रहे हैं ना, ठीक है, तो ये कॉलम है, ये उसका कॉलम है, क्योंकि उसका वैल्यू जाएगा ना, कुछ उस एट्रीब्यूट के बदले में वैल्यू जाएगा ना, ये सब तो एट्रीब्यूट है, अब एट्रीब्यूट का कुछ वैल्यू जाएगा कॉलम्स में यहाँ पे, इसलिए मैंने कॉलम्स रखा है। नेक्स्ट, अब क्या है, इन रिलेशनशिप व्हाट डज टपल रिप्रेजेंट, तो टपल बता ही दिया था, टपल रो को बोलते हैं और एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं, ठीक है, यह डायग्राम में। अब क्या है, विच टर्म डिस्क्राइब अ कॉलम इन अ रिलेशन, कॉलम एट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, फॉरन की। क्यों, मैंने कितना बार बताया है आपको, एक बार और बता देता हूँ। मैंने एक बना लिया है डिपार्टमेंट टेबल, इस बार थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, ठीक है।
1 2 3 कंप्यूटर डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, और क्या हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मान लीजिए। अब यहाँ पर आगे एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉय कौन कौन आ गए, चलिए एम्प्लॉय में ID लिख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं, और यहीं पे डिपार्टमेंट भी लिख लेते हैं। तो 1 इसमें दे देते हैं ID में देते हैं 101, 102, 103, 104, और ये X है, ये Y है, Z है, और ये P है, ठीक है। और ये 1 में काम करते हैं, ये 2 में, ये 3 में, ये 2 में, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये वाला अच्छे से देखो, ये वाला जो है, ये वाला अभी हम लोग कांस्टेंट जब पढ़ेंगे आगे उसमें भी काम देगा ये। तो ये कॉलम कौन सा उठ के आया, ये इसी में से ना आया है, इसी तीनों में से ना कोई आएगा। डिपार्टमेंट का ID, यहाँ पे डिपार्टमेंट का ID स्टोर करेंगे ना, ये फॉरेन की है ना, तो फॉरेन की से ही जो है वो दो टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। ये और ये टेबल कैसे जुड़ा हुआ है, तो इससे कि ये वाला जो यहाँ पर जो कॉलम में जो वैल्यू है वो यहीं से आया होगा, तो इससे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विच टाइप ऑफ की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल एंड इज चोजन फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट कीज। तो यदि विच टाइप ऑफ की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल एंड इज चोजन फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट की सिंपल सा इसमें से किस में से चूज किया जाता है, सुपर की में से चूज किया जाता है, उसी में से ना चूज करते हैं, और फिर कैंडिडेट कीज में से एक निकल के बन जाता है प्राइमरी की, ठीक है। नहीं मैं गलत कर गया, मैं इसमें गलत बोल गया। देखिए एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, मैं भी इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसका तब मोटा वाला। विच टाइप ऑफ की यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल एंड इज चूजन फ्रॉम एमंग द, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सुपर की में से ना कैंडिडेट की निकला, ठीक है, और कैंडिडेट की में से प्राइमरी की निकला। कैंडिडेट की मतलब बहुत सारा की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है रो को, उसमें से किसी एक को निकालो, प्राइमरी की जो बच गया वो कैंडिडेट की ही रह गया, जो मतलब वैसा की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर इसको, ठीक है, रो को, ठीक है। तो वो सब कैंडिडेट कीज है, उसमें से एक निकाल लिया प्राइमरी की, जो बच गया वो आपका कैंडिडेट की है। तो बता रहा कि कैंडिडेट की में से कौन सा की को आप निकालते हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो दैट इज प्राइमरी की, ठीक है। वो वाला भी क्वेश्चन आएगा, देखना आगे, कि सुपर की हमेशा कैंडिडेट की जो डिराइव होता है ना वो सुपर की में से ही डिराइव होता है। फिर हम लोग कंपोजिट की भी पढ़ेंगे, वैसा कैंडिडेट की जिसमें मोर देन 1 कॉलम रहता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट 41 में क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फॉरेन की इन द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में फॉरेन की का क्या कॉन्सेप्ट है, तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपल टेबुलर फॉर्मेट, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। विच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर, ये अच्छा है, इसको अच्छे से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, विच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर दैट एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, तो ये हमारा होता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। जो नॉन की एट्रीब्यूट है प्राइमरी की के छोड़ करके, तो वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे, ठीक है। अभी तो बस इसे आप देख लीजिए, बाद में समझाऊंगा भी एग्जाम्पल से, अभी तो नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसीज फ्रॉम अ टेबल टू, ट्रांजिटिविटी हम लोग हटाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ट्रांजिटिविटी हम लोग हटाते हैं थर्ड नॉर्मल, मल्टी वैल्यूड होता है फोर्थ, पढ़ेंगे आगे होगा। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप्स, देखिए यदि आप लोग एसक्यूएल को यूज़ किए होंगे तो उसमें वारकेर होता है। वारकेर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में आप लिखते हो ना स्ट्रिंग जैसे लिखते हो, ठीक है, और जैसे C++ में आप लोग कैरेक्टर एरे एक बनाते हो, ठीक है, एरे बनाते हैं, तो वारकेर वही काम करता है, स्ट्रिंग को सेव करने के लिए यूज होता है एसक्यूएल में, ठीक है। सिंपल, आपको जब भी मान लीजिए आप डेटाबेस मॉडलिंग कर रहे हो, यूजर टेबल बना रहे हो, आपको ईमेल सेव करना है, तो ईमेल का जो होगा वो वारकेर हो जाएगा, वारकेर, और मान लीजिए हम 50 का बना लेंगे या 40 का, इससे ज़्यादा तो लेंथ नहीं होगा किसी की ईमेल का, इतना भी ज़्यादा, ये 30 होगा, ठीक है। तो वारकेर है वो, और वैलिड डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टी दैट इंश्योर्स ईच रो इन अ रिलेशन इज यूनिक इज नॉन एज, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी। देखिए एंटिटी इंटीग्रिटी मतलब होता है प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक होता है रेफरेंशियल की, आप पढ़ोगे, आप रेफरेंशियल की इंटीग्रिटी पढ़ोगे या रेफरेंशियल की कॉन्स्टेंट पढ़ोगे, ठीक है। तो प्राइमरी की यही होता है,
ठीक है। इच रो इज यूनिक इज नॉट एन एंटिटी इंटीग्रिटी, नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। अब आइए, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा, तो सेलेक्ट यूज करते हैं जब भी लिखना हो, तो यही ना लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है, वेयर क्लॉज लगा दिए, वेयर कुछ भी, आदमी का एज इक्वल टू ग्रेटर देन 30। मान लीजिए कि कोई ऐसा टेबल है जहाँ पे एज भी एक एट्रीब्यूट है, कॉलम है, तो हम लगा, मतलब मैं कंडीशन की बात करूँ, वेयर में कंडीशन की किस कंडीशन पे वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब आपको डेटा लाना है, तो सेलेक्ट से हम ले आते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच एसक्यूएल कमांड यूज टू इंसर्ट न्यू रो, तो इंसर्ट कमांड होता है, कुछ ऐसा क्वेरी लिखते हैं ना, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम देते हो, वैल्यूज, फिर कॉलम डाल देते हैं आप, टक 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 टक, तो आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट आंसर। ठीक है। 49, विच एसक्यूएल क्लॉजेज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, जब भी फिल्टर करना तो वेयर क्लॉज होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार में लिख रहा हूँ मतलब सिंपलेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेरी में लिखा हुआ हूँ 2-2 पेज का, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल क्वेरी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, और आप लगाते ना वेयर फ्रॉम, टेबल का नेम हो जाएगा, वेयर क्लॉज लगाते हो, किस बेसिस पे डेटा फिल्टर करके लाएगा आपके लिए, तो वेयर हो गया। नेक्स्ट क्या है, द ज्वाइन ऑपरेशन इन एसक्यूएल इज यूज टू, ज्वाइन क्या होता है, देखिए ज्वाइन क्या करता है, ये आपका करता है कि कंबाइन रोज फ्रॉम डिफरेंट टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम, 2 टेबल को ज्वाइन करके फिर हम एक तरीके से तीसरा टेबल बनाते हैं, दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है, आपको दे देगा। मान लीजिए 2 टेबल है, दोनों टेबल में कॉमन एक एम्प्लॉय है, तो पहले वाले मैंने एज रखा हुआ है, दूसरे में सैलरी रखा हुआ है, तो हम ले आएंगे ज्वाइन लगा देंगे कि जहाँ पे एम्प्लॉय ये इक्वल टू एम्प्लॉय ये हो, तो एज और सैलरी निकाल के लो, एक तीसरा टेबल बनेगा जिसमें एम्प्लॉय भी होगा, एज भी होगा, सैलरी भी होगा, तीनों चीज़ मिल जाएगा आपको। तो कंबाइन रोज फ्रॉम डिफरेंट टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम, ज्वाइन का यही काम है। ठीक है, अब तो एग्जामिनेशन बहुत कम टाइम है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, तो गीकी बैंकर ऐप आप डाउनलोड करिए, ठीक है, एमसीक्यू जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, लेक्चर वीडियोस मिलेंगे और लेक्चर पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है, तीनों मिलेगा, और कुछ भी हो तो आप यहाँ पे हमें मैसेज करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज, ग्रुप के लिए होता है ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग लगता है, ठीक है ना, देखते हैं सर आगे क्वेश्चन हो तो ग्रुप बाय हम लोग यूज़ करते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, तो अपडेट करते हैं ना, उसके लिए तो अपडेट क्वेरी चलाते हो ना। अब बोलोगे कि अरे ए जो है ना, ए का एज ना 30 गलती से चला गया, 40 करना है उसको, तो हम लिखते हैं ना अपडेट टेबल ये वेयर आईडी मतलब यूज़र इक्वल टू ये, ठीक है, और सेट इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, तो हम ये डाल देते हैं, तो अपडेट क्वेरी करते हैं। 53, इन द रिलेशनल मॉडल व्हाट डज द टर्म कार्डिनलिटी रेफर्स टू, देखिए कार्डिनलिटी का मतलब होता है क्या कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, कि उस रिलेशन में नंबर ऑफ टपल्स कितना है, ठीक है, द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, कार्डिनलिटी। अब क्या है, विच ऑपरेशन कंबाइंस रो फ्रॉम 2 रिलेशन एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, तो जब भी होता है तो यूनियन, यूनियन में क्या होता है कि ये हो जाता है, ठीक है, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। अब क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसक्यूएल इंडेक्स, देखिए आप लोगों में से ना यदि कोई सिंपलेस्ट मान लीजिए माई एसक्यूएल भी यूज़ किया होगा, माई एसक्यूएल का है ना अपना जहाँ, तो वहाँ पे ना आप इंडेक्स क्रिएट करोगे, ठीक है, इंडेक्स क्रिएट करोगे तो ऐसे की बन के आ जाता है, एकदम सिंपलेस्ट, यदि आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया होगा तो। इसी इंडेक्सिंग से ना आपका डेटा रिट्रीवल बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम फास्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक टेबल में मैंने 1 करोड़ डेटा रखा हुआ है, अब आप रिट्रीवल करोगे ना, मान लो एक क्वेरी लगाते हो कि हाँ 10 डेटा चाहिए इसमें से, तो रो देगा आपका सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ठीक है, नहीं तो वो रोता रहेगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग से फास्ट हो जाता है डेटा रिट्रीवल, ठीक है। ये डेटाबेस में पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, देखिए मान लीजिए एक टेबल है, टेबल में आपका कॉलम होगा, ठीक है, रन टाइम में हम लाएंगे ना, मान लीजिए एम्प्लॉय है, एज है, आईडी है, तो हम बोलते हैं ना कि सेलेक्ट, चलो उस सारे एम्प्लॉय को का एज निकालो जिसका जहाँ पे आईडी इज लेस देन 1 लाख हो या 1000 हो,
तो अब सबको लाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमने सेव कर रखा है, तो सिस्टम बिल्कुल मर जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्सिंग कर देंगे सारे कॉलम्स पे सेव करने के टाइम में ही। जब इंडेक्सिंग कर दोगे तो डेटा रिट्रीवल फास्ट हो जाएगा। इंडेक्सिंग इसलिए किया जाता है टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस बाय स्पीडिंग डेटा रिट्रीवल। नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ओनली द कॉमन रोज बिटवीन द टू टेबल्स। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, कॉमन रोज ही दोनों में रिटर्न करता है, तो इनर ज्वाइन याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी। अब क्या है, विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स पार्शियल डिपेंडेंसीज। पार्शियल डिपेंडेंसीज को हम किस में करते हैं, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हटाते हैं। विच एसक्यूएल कमांड यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखिए, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, तीनों में अंतर समझ लीजिए। ये तीनों कमांड है डेटाबेस का। देखिए, मान लीजिए कि ये ना एकदम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। छोटा सा एक टेबल बनाता हूँ, ये एक आईडी, ये नेम, ये यूज़र, 1 2 3 ABC। अब मान लीजिए डिलीट कमांड चलाता हूँ कि डिलीट करो जहाँ पे ID 1 हो, तो ब्लैक ले लेते हैं, तो ये डिलीट हो गया। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है, बस ये डिलीट हो गया। ड्रॉप बाद में पढ़ेंगे। ट्रंकेट क्या करता है कि एक ही बार में ना तीनों को डिलीट कर देगा। लेकिन ड्रॉप यदि चलाओगे ना तो डेटा तो डिलीट होगा ही, ये तीनों साथ में, ये स्ट्रक्चर भी खत्म, टेबल कहीं बचेगा ही नहीं। फिर से चाहोगे इंसर्ट करना, नहीं कर पाओगे। तो ये होता है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में अंतर। डिलीट मतलब 1 या 2 रिकॉर्ड, जितना चाहते हो उतना डिलीट करना। ट्रंकेट मतलब सारा रिकॉर्ड डिलीट करना। ड्रॉप मतलब पूरा टेबल को स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। टेबल को डेटाबेस में से रिमूव करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो टेबल को रिमूव करना है मतलब स्ट्रक्चर के साथ, तो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टेबल, लेफ्ट। ठीक है, ऑल द टेबल जहाँ से, तो वो ज्वाइन हो जाएगा। लेफ्ट से सारा रोज आप कर रहे हो तो लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो कम्प्लेक्स क्वेरी, बिल्कुल सिस्टम बढ़ जाता है। ठीक है, यदि आपके हार्डवेयर अच्छे नहीं है तो। नेक्स्ट क्या है, विच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर दैट देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, नो पार्शियल डिपेंडेंसीज इन अ रिलेशनशिप। तो इसको हम बोलते हैं बॉयस्कॉट नॉर्मल फॉर्म, BCNF। ठीक है, नेक्स्ट, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट आउट बाय अ क्वेरी। तो यदि आपको उसको ये करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय असेंडिंग आपको सॉर्ट करना है, कर लीजिए। ठीक है, अब क्या है, विच टाइप ऑफ की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल एंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। इसमें एक से ज़्यादा कॉलम या एट्रीब्यूट मिलकर के की बनाता है। ठीक है, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज। तो लिमिट ही होता है, जैसे आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिमिट 5, तो सारा रोज आ जाना चाहिए। यूजर टेबल में मान लीजिए 100 रिकॉर्ड्स थे, मतलब 100 रो थे, लेकिन आप लिमिट 5 कर दिए तो 5 ही मिलेगा आपको। रिजल्ट को लिमिट कर रहे हो। ठीक है, उतने ही रोज मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट इन रिलेशनल डेटाबेस। फॉरेन की है क्या कि इट ए रूल दैट इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टेबल। देखिए सिंपल सा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि वही वाला एग्जांपल कि एक ना एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। तो डिपार्टमेंट हमारा मान लीजिए 1 2 है, ए है, बी है। ठीक है, ए है, बी है। एम्प्लॉय टेबल में 5 है, 6 7 है। आइडेंटिटी के लिए X Y Z है। अब मान लो ना मैं यहाँ पे 1 2 5 दे दूँ, तो ये अब देखो ये 5 जो है वो यहाँ नहीं ना है, तो यहाँ पे दे देगा डिफरेंशियल, ये जो है ना, ये जो है अपना डिफरेंशियल इंटीग्रिटी एरर, ऐसा करके दे देगा। मतलब हम उस वैल्यू को रेफर कर रहे हैं जो आपके दूसरे टेबल में फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की होता है जो दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की स्टोर्ड है ऑलरेडी। अब मान लो मैं फॉरेन की तो लगा दिया हूँ यहाँ पे कि ये फॉरेन की है, ये वाला जो कॉलम है ये फॉरेन की से आएगा इसमें, लेकिन ये 5 तो इधर है ही नहीं, तो आपको दे देगा एरर। यही होता है फॉरेन की कांस्टेंट।
विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द मल्टी वैल्यूड की बात करेगा तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इन द रिलेशनशिप मॉडल व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसको हम बोलते हैं ERD या ER डायग्राम, उसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि मैं बता रहा था ना कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बताओगे तो बुक से स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर पता चलता है। आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो सोचते हो ना भाई ये एक एंटिटी होगा, ये एक एंटिटी होगा, हमारा ये होगा, ये करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये करेगा तो ये ऐसे होगा, और क्या क्या जो है वो कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट आएगा। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के क्या होता है, टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की, सिंपल, तो फॉरेन की सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 70 व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल जॉइन ऑपरेशन। एसक्यूएल जॉइन ऑपरेशन का होता है टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम, ठीक है। 71 इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन व्हाट इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, ठीक है। नहीं 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 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा एक कंडीशन इन विच वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। फंक्शनल डिपेंडेंसी यही ना होगा कि यदि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, तो बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, बिकॉज बी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय ए, तो बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। नेक्स्ट इन द रिलेशनल मॉडल व्हाट इज टेबल कॉल्ड। टेबल को बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। विच टर्म यू डिस्क्राइब अ कॉलम। कॉलम को क्या बोलते हैं। अच्छा एक मिनट, कॉलम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कॉलम डिस्क्राइब होता है फील्ड से। व्हाट इज प्राइमरी की इन रिलेशनल डेटाबेस। प्राइमरी की क्या होता है, तो ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड इन अ टेबल। व्हाट डज द एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट डू। देखिए मैंने बताया था ना, डिलीट जो है वो रिकॉर्ड को बस एक दो जितना बोलोगे उतना डिलीट कर देगा, ट्रंकेट सारा कर देगा, ड्रॉप बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ खत्म कर देगा टेबल को। तो डिलीट क्या कर सकता है, तो रिमूव्स रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। एक बोलोगे एक, 50 बोलोगे 50 कर देगा। देखिए 75 हो गया है ना, तो इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे कर लेंगे 150 तक, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों से है कि यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। टाइम तो है नहीं, 8-10 दिन जो भी है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं अपना पूरा टाइम दूँ इसमें, बट क्वेश्चन बनाना वेरी टफ, ठीक है। पहले बुक निकाल के फिर उसको देखते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ये सब है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। गीकी बैंकर ऐप जो है वो दोनों चलता है, iOS एंड्रॉयड दोनों पे। ये अपना टेलीग्राम का लिंक है तो इसको भी ज्वाइन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।